ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੇਘਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। इस मौके पवन खेड़ा ने कहा कि पंजाब वासी 1 जून ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੇ 30 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। इस तो इलावा उन्होंने प्रधानमंत्री ते तिखा हमला भी कराया। उन्होंने कहा है कि 30 ਲੱਖ खाली पोस्टां भरन, बेरोज़गारां नूं रोज़गार देण, पहली नौकरी पक्की करन, संविधान नूं बचाउण अते हर परिवार दे विच एक जिहड़ी नौकरी है वो दित्ते जाण दी इत्थे जिहड़ी गारंटी सरकार करदी है वो इत्थे पूरा नहीं कर पाती। इस तो इलावा उन्होंने होर भी तंज कसे ने। पूरे देश में एक आंधी चल रही, वो बदलाव की आंधी है। देश में लोग गुस्से में हैं। ख़ास तौर पे किसानों का गुस्सा बहुत ज़्यादा देखने को मिला। उत्तर में भी, पश्चिम भारत में भी, पूर्व भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। ये एक ऐसा मुद्दा है, बेरोज़गारी और किसान और महंगाई, ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो पूरे देश को एक भावना में जोड़ रहे हैं। वो भावना है बदलाव की भावना, परिवर्तन की भावना। किसानों का कहना बड़ा जायज़ है, वाजिब है कि आप 2014 में हमारा वोट लेकर सरकार में आए, हमें ये वादा करके सरकार में आए कि MSP का कानून बनाऊंगा और MSP दिलवाऊंगा। आने के कुछ साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दे दिया कि मैं MSP दे ही नहीं सकता इस फार्मूला पे, जो स्वामीनाथन का फार्मूला है उस पर आते ही पहला झूठ। और उसके बाद जब किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए देश की राजधानी में आए तो उनको किस तरह से अपमानित करने की कोशिश की, उनको राष्ट्र विरोधी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनको अलग अलग नाम से पुकारा गया। 750 के लगभग किसानों ने अपनी जान गंवाई, हम उनको शहीद मानते हैं। फिर मजबूरी में आपने ये तीनों काले कानून वापस लिए। कानून वापस लेते हुए भी कोई सीधे सीधे माफ़ी नहीं मांगी किसानों से, फिर भी अपनी ऐंठ में रहे, फिर भी वादा किया कि आने वाले कुछ महीनों में MSP की कमेटी बना के MSP पर एक कानून बनाएंगे। 2 साल हो गए, कहीं कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। फिर जब किसान राजधानी में आने चाहते हैं तो उनके रास्तों में कील बिछा दिए जाते हैं। जिन किसानों के वोट से आप खुद गुजरात से दिल्ली तक आए, देश की राजधानी तक आए, उन किसानों के लिए देश की राजधानी के दरवाजे बंद हो गए। ये बात किसी को भी न्याय संगत नहीं लग सकती। इसी बात का विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं, खड़गे साहब कर रहे हैं, हम तमाम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और न्याय पत्र में हमने बहुत स्पष्ट गारंटी दी है कि किसानों को MSP का कानून बनाकर स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो लागू की जाएंगी, वो कीमतें मिलेंगी। यही बात जवानों के साथ भी हुई। और जब किसानों की अपन बात करते हैं तो मैं ऐसी जगह पर बैठकर किसानों की बात कर रहा हूँ जहाँ किसानों की आत्महत्याएं बहुत होती हैं। पूरे देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं। सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि इतना बड़ा आंकड़ा, और फिर भी नरेंद्र मोदी वोट मांगने आते हैं। हिम्मत देखो उस आदमी की, उन्हीं किसानों से फिर भी वोट मांगने आते हैं। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में लोगों से बात भी की, यहाँ भी वही गुस्सा दिखा। ख़ास तौर पे नौजवानों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, नौकरियों को लेकर, पेपर लीक को लेकर और ये मुद्दे। और यहाँ ख़ास तौर पे पंजाब में ड्रग्स का एक मुद्दा ऐसा है जहाँ पंजाब के नौजवान के साथ डबल धोखा हुआ है। केंद्र सरकार ने तो जो बेरोज़गारी बढ़ा के धोखा दिया वो है ही,
यहाँ की राज्य सरकार ने भी कम धोखा नहीं दिया। कोई पत्रकार आवाज़ उठा ले तो जो मुद्दा वो पत्रकार उठाता है उस मुद्दे पर नहीं ध्यान देते, उस पत्रकार की गिरफ्तारी कर देना, उसको प्रताड़ित करना, उसके खिलाफ नई नई धाराओं में केस लगाना। यहाँ भी वही हाल चल रहा है जो राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यहाँ भगवंत मान जी की सरकार भी कोई कम नहीं है, वो भी ऐसा ही काम कर रही है। लोगों को कांग्रेस के दिन याद आते हैं जब हम अपनी गलती मानते थे कि हाँ हमसे ये गलती हुई, और गलती के बाद माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। हम कोई राजा नहीं है। ये तो खैर राजा से बहुत ऊपर हो गए नरेंद्र मोदी, तो अब अपने आप को कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ। यहाँ आकर कहते हैं कि 5 प्यारों में एक मेरे काका थे। ऐसी बातें करना कोई, हम तो बार बार नड्डा जी को भी हाथ जोड़कर कहते हैं, अमित शाह जी को भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि इनका इलाज करवा लो, देर हो रही है, नुकसान हो जाएगा। देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है, बोला मैं प्रधान सेवक हूं, जाते जाते कहता है मैं भगवान का अवतार हूं। कभी कोई अपने आप को कोई भगवान का अवतार कहता है? नड्डा जी भी देखो कमाल के आदमी है। आज मैं अभी यहाँ ऊपर बैठ के देख रहा था ट्विटर, नड्डा जी कहते हैं कि ये नरों के इंद्र नहीं है, सुरों के इंद्र हैं, देवताओं के भी भगवान हैं। चमचागिरी करो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सब करते हैं, इतनी भी मत करो कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंसान बनने की भी अभी कोशिश कर रहा है उसको भगवान से ऊपर कर दो। लोग गुस्से में कई कारणों से, 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है इस देश में। यह भी लोग गुस्से में इस वजह से भी हैं। आओ जी, हमारे जीत महेंद्र सिंह जी का स्वागत। जायज़ है, महिलाओं के बारे में मैं बात कर रहा था। 1 घंटे में 4 बलात्कार इस देश में हों और वहाँ हमारे मन में गुस्सा नहीं हो, ये संभव ही नहीं है, जायज़ बात ही नहीं है, इसलिए गुस्सा है। तो अब मौका ऐसा आया है किसानों को न्याय दिलाना, महिलाओं को न्याय दिलाना, नौजवानों को न्याय दिलाना। आपने अग्निवीर के बारे में कल सुना, हमारे साथी यहाँ आए थे, ढिल्लों साहब काफ़ी लंबा बात करके गए, आज बता रहे थे मुझको। जो 75 साल का है वो फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहता, रिटायर नहीं होना चाहता, लेकिन 22 साल के जवान को कहता है कि हो गए 4 साल की नौकरी, जाओ घर बैठ जाओ, रिटायर हो जाओ। 75 साल का आदमी 22 साल के आदमी को रिटायर कर देगा। इससे नुकसान क्या है? देश की सीमाओं पर नुकसान है, सुरक्षा का नुकसान है, और देश के जवानों के भविष्य का भी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, डबल चोट हो रही है। इसलिए इस मौके को गंवाएंगे तो नुकसान में हम सब रहेंगे। हमारे बड़े काबिल उम्मीदवार हैं जीत महेंद्र जी, इनकी तारीफ दिल्ली तक बहुत होती है, हमारे तमाम नेतृत्व में भी बड़ी तारीफ है इनकी। जितने कार्यकर्ता यहाँ से आते हैं पंजाब से, इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मेरे साथ हमारे राजस्थान के मेघवाल साहब बैठे हैं, इन्होंने जो काम वहाँ करके दिखाया, पूरे राजस्थान में मेरा प्रदेश है, इसलिए मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये बोनस मिला मुझे कि इनके साथ आज बैठा हूँ। हम सब गलती अगर करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। ये कांग्रेस का गुण है, ये हमारे संस्कार है। अब आपने सुना हमारे राज्य की उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, कहती हैं 400 सीटें दे दो, संविधान बदल देंगे। ये संविधान बदलने की बात कोई हमारे जहन में नहीं आई, ये संविधान बदलने की बात इन्हीं लोगों ने बताई। अनंत हेगड़े ने बताई, दिया कुमारी ने बताई, ज्योति मिर्धा ने बताई, अरुण गोविल ने बताई, लालू सिंह ने बताई। लल्लू सिंह ने बोला कि साहब ज़रूरी है संविधान बदलना। क्यों बदलना ज़रूरी है? ये संविधान तो एक बहाना है, आरक्षण पर निशाना है, मेरे और आपके हकों पर निशाना। मैंने भी आपको बताया कैसे पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अभी तो इक्का दुक्का केसेस होते हैं ऐसे। इनको 400 सीटें छोड़िए, ये अगर 272 भी आकर फिर से सरकार अगर इन्होंने बना ली, ये कैमरा वैमरा सब बंद हो जाएंगे। आप लोग संघर्ष करिएगा अपना EMI भरने, हम लोग संघर्ष करेंगे कि जेल से बाहर कैसे रहें। हम सब जो यहाँ दिख रहे हैं सब जेलों में होंगे, किसी के हक बचेंगे नहीं, वोट खत्म हो जाएगा, इलेक्शन होगा नहीं। ये इनकी असली नीयत है, इसलिए इन्हें रोकना ज़रूरी है। पंजाब ने
हमेशा लोगों का घमंड तोड़ा है। अब फिर पंजाब के सामने हम आए हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं, घमंड तोड़ने का समय आ गया है, आप लोगों के हाथ में है। और पंजाब ना केवल घमंड तोड़ता है, पंजाब ने देश की रक्षा की है। देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी अब पंजाब को लेनी है। पूरा देश पंजाब की तरफ बड़ी उम्मीद से, बड़ी आस लगाकर देख रहा है और पूरा भरोसा है कि पंजाब उस उम्मीद को नहीं तोड़ेगा। आपके सवाल पूछिए। सर, आप कह रहे हैं कि जो भी जर्नलिस्ट अंदर होंगे या जर्नलिस्ट को काम नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन जो 3 बिल्स जो 1 जून से लागू होने हैं, विल यू अमेंड दैट अगर सरकार आती है? डेफिनेटली, एनीथिंग, इंग्लिश में बोलूँ हिंदी में, So, कोई भी ऐसा काम या कानून जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। और पत्रकार का मौलिक अधिकार क्या है? पत्रकार का मौलिक अधिकार है लिखना या बताना, सच को सामने लाना। कल एक बहुत ही अश्लील वीडियो हमने देखा, यहीं के एक मंत्री का देखा। पत्रकार डरे हुए घूम रहे हैं। क्यों? पत्रकार को डरने का काम नहीं है। हम बिल्कुल उन पत्रकारों के साथ खड़े रहेंगे और ऐसा कोई कानून जो किसी के अधिकारों पर हनन करता हो, उस कानून के हम साथ नहीं हैं, उसको बताएंगे। सर, कितनी टैली आएगी आपके हिसाब से? सर्वे किया होगा आपने, कितनी आपकी सीटें होंगी पूरे देश में? आज पूरे देश में 5 चरणों तक 272 हमारा गठबंधन पार कर चुका था। छठे का भी मेरे पास आंकड़े नहीं आए हैं। अब छठे और 7वें में जो मिलेगा वो बोनस है। पंजाब में कैसे दिख रही है? पंजाब में बहुत अच्छा चल रहा है, डबल डिजिट। हमें पूरा भरोसा है कि आ रहा है। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਰ ਦੀ। ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? डर का माहौल ਕਿਵੇਂ How, ਸਿਰਜਿਆ how, ਜਾ ਰਿਹਾ? how is it being advocated? कि there's a sense of fear. देयर इज जो सेंस ऑफ फियर है, जो डर का माहौल है, वो सबके सामने है। यहीं के उदाहरण कि कोई नौजवान अगर ड्रग्स की बात करे या कुछ एक्सपोज करे, उसको अंदर कर देना। पत्रकार अगर कुछ बात को, सच को सामने लाए, उसको अंदर कर देना या उसको धमकी देना, किसी को आईटी एक्ट, किसी को कोई और एक्ट के तहत फंसाना, ये सब डर का माहौल पैदा करने की एक साजिश है। और ऊपर तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह है। ऊपर तो वो माहौल चल ही रहा है। 5-5 केस मुझ पर हैं, हमारे कई साथियों पर केस चल रहे हैं। हवाई जहाज़ से पकड़ के उतार के पुलिस ले जाती है। ये माहौल कभी देखा आपने? ये माहौल पहली बार इस देश में देखा गया और अभी तो शुरुआत है। ये अगर फिर जीत गए, जो कि होना नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे नहीं लगता कि अब ये जीत रहे हैं, लेकिन अगर ये फिर जीत गए तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये सब बंद हो जाएगा। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब पुरानी बात हो जाएगी। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। क्योंकि गठबंधन है। एनडीए तो आपको सिर्फ दिखाने का है। असली गठबंधन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ है नरेंद्र मोदी का पर्सनल। प्रफुल्ल पटेल जी 14 का जो इलेक्शन था और 19 का जो इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी फोटोएं दिखाते थे प्रचार में, दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं प्रफुल्ल पटेल के। अब कहाँ है भाई? अब प्रफुल्ल पटेल जी साथ बैठे हैं उनके, अब नहीं दाऊद इब्राहिम से रिश्ता। अशोक चौहान जी, आदर्श घोटाला, अब साथ बैठे हैं, फाइल बंद, अब नहीं है आदर्श घोटाला। अजीत पवार 80,000 करोड़ का घोटाला, वो उसमें वॉशिंग मशीन में घुसे, साफ होकर बाहर निकल आए। ये जो फेयर एंड लवली स्कीम चला रखी है नरेंद्र मोदी जी ने कि भाजपा की वो क्रीम लगा दो, चमक जाओगे। या तो तब झूठ बोला था प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में, अशोक चौहान जी के बारे में, अजीत पवार के बारे में, या अब झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक बार तो झूठ बोला। और देश का राजा अगर झूठ बोलने लग जाए तो आने वाली नस्लें तबाह करके जाता है। ये मैं आपको बता दूं, वो कर रहा है। सर, आम आदमी पार्टी के साथ कैसा आपका अलायंस है? ऊपर अलायंस है, नीचे आप लड़ाई कर कैसे? देखिए, पंजाब की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में हमें एक काम दिया, हराया। लेकिन हराया मतलब ये नहीं कि अब 5 साल बाद आना। हराने का मतलब है कि आपका अब काम है आप सरकार को जवाबदेह बनाना। अब आप विपक्ष में हो, विपक्ष की भूमिका आपको निभानी है। ये काम हमें दिल्ली में नहीं दिया था, 0 सीटें आई दिल्ली में हमारी। ये काम सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जनता ने कांग्रेस को दिया, पंजाब के सूबे के लिए। अगर हम यहाँ गठबंधन कर लेते तो पंजाब के जनता के साथ इससे बड़ा धोखा और नहीं हो सकता था।
वो धोखा हमें मंजूर नहीं था, हमें नहीं करना था, इसलिए हम अपनी भूमिका विपक्ष की यहाँ निभा रहे हैं और यहाँ इसलिए गठबंधन हम नहीं कर रहे। सर गठबंधन की आप बात कर रहे हो, बस जो है आप पर निशाना सारी है, पर आप कांग्रेस पर नहीं बोल रही। बीजेपी है, कुछ बोलने लायक होगा ही नहीं तो क्या करें बताओ। बीजेपी अकाली दल के खिलाफ नहीं बोल रही, अकाली दल बोल रहा है बीजेपी के खिलाफ। उनका तो मुझे नहीं मालूम। रही बात कांग्रेस की, तो जितना इन्हें बोलना था बोल दिया, लोगों ने इनकी बात मान भी ली, उस वक्त हमारे खिलाफ भी वोट दिया। अब लोगों को भी समझ में आ रहा है साहब ये तो झूठ बोला था आम आदमी पार्टी। राजनाथ सिंह आए थे पिछले दिनी, उन्होंने जो निशाना साधा कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, सॉरी अकाली दल के खिलाफ एक शब्द नहीं किसने? He says that Rajnath had come and अब वो he राजनाथ जी spoke से only- पूछिए आप। He didn't speak against the Sir, government. There's an Sir, understanding between the Kabhi and हाँ वो अंडरस्टैंडिंग तो है। पवन जी कई क्षेत्र ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तब भी कहा ये बिना लोगों से बात किए बनाई गई है, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ बिल्कुल रिव्यू होनी चाहिए। बिना आप देखिए किसानों के 3 काले कानून बिना किसानों से बात किए लाए, वापस लेने पड़े ना। ਹਾਂਜੀ नई शिक्षा नीति सिर्फ अपने आरएसएस वालों से आपस में बात करके ले आओगे ना, आपने यहाँ सिखों से पूछा कि उनकी इंस्टीट्यूशंस पे क्या होना चाहिए, न जैनियों से पूछा कि उनकी इंस्टीट्यूशंस में क्या होना चाहिए, न आपने पूरे देश में कोई चर्चा की, तो उसका तो नतीजा यही है। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। यहाँ की सरकार का बीजेपी से क्या रिश्ता है मुझे नहीं समझ में आता कभी। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ गठबंधन है जी। नहीं, यहाँ कोई गठबंधन नहीं है हमारा, यहाँ कहाँ गठबंधन है। आपकी रैलियों में कई लोकसभा हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवार भी गए, केजरीवाल की रैली में कई केजरीवाल लोकसभा हलकों में कांग्रेस के कई वर्कर गए हैं जी, बकायदा जो आपका पढ़ना वो डालकर। यहाँ हाँ यहाँ पे तो मेरी जानकारी है। ਪਵਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਵਨ ਜੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ आप मुझे बताओ एक उदाहरण दो जहाँ कांग्रेस और भाजपा ने कभी हाथ मिलाया हो, कोई एक कई उदाहरण। पार्टियां बहुजन समाज पार्टी मायावती कह रहे हैं, और क्षेत्रीय पार्टियां अब मायावती जी अगर उनके कहने से, मोदी जी के कहने से आनंद आकाश को बाहर कर देती हैं तो मुझे बताइए कौन किससे मिला हुआ। सर करतारपुर कॉरिडोर को लेके एक जोन मैनिफेस्टो है, तो उसके अंदर एक लिखा हुआ है कि जो किसानों की एमएसपी है वो लागू होगी। किसके मैनिफेस्टो में? एमएसपी है जो फसलों की एमएसपी वो लागू की जाएगी अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है। इज दैट पॉसिबल कि वो डब्ल्यूटीओ की नीति से बाहर आ सकती है? Whatever is in the interest of the farmers, जो भी किसानों के हक की बात होगी इस देश की, वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। और एमएसपी का कानून की बात की है हमने कि जिसमें स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू हों और उनको कीमत मिले। सर अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है तो क्या कुछ करना चाहोगे, जो मेन में चीज़ें आपको जनता को ना? ये चीज़ जो भर्ती भरोसा राहुल गांधी जी ने कहा, 4000 किलोमीटर पैदल चल के पसीना बहा के जो संवाद लोगों से किया, नौजवानों से किया, उसका नतीजा था ये न्याय पत्र, जिसमें है कि पहली नौकरी पक्की। अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है, आपकी पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप वाली पक्की है, और 30 लाख जो खाली पद हैं सरकारी वो भरे जाएंगे। ये राहुल गांधी की गारंटी है। सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, इसलिए महिलाओं को, गरीब परिवारों को की महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया उनके खाते में आएगा। ये दूसरी गारंटी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी जो किसानों की मैंने आपसे चर्चा की। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ नहीं जाना ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है? देखिए, ये प्रधानमंत्री एक विरले प्रधानमंत्री, इनको लगता है कि मई 16 2014 से पहले ये देश था ही नहीं। न गोविंद राम जी मेघवाल, न हमारे जीत मोहिंदर सिद्धू जी, कोई नहीं, हम थे ही नहीं, आप भी नहीं थे। आपको मालूम है, आप सब पैदा ही उस दिन हुए। सूरज उगता है तो इनकी अनुमति से उगता है, अस्त होता है तो हाथ जोड़ के पूछता है मैं चला जाऊं, फिर हो जाता है। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा जो कहता है मैं देवताओं से भी ऊपर हो गया? अब इनकी बातों को आप हंस के टाल दो और जल्दी जल्दी 4 तारीख आए, नतीजे आए और फिर इनका इलाज करवाएं। हम तो यही चाहते सर डबल डिजिट आप कह रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट आएगी पंजाब में। पंजाब में,
क्या पंजाब को, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर में सबसे आगे है मोस्टली, क्या पंजाब को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी जाएगी आपके गठबंधन में? अगर आपकी बड़ा अच्छा सवाल है ये। मैं सवाल ऊपर ज़रूर कन्वे कर दूंगा कि ये उम्मीद है यहाँ से। वो मेरे हाथ में जो है नहीं उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो ये है कि आपने ये सवाल पूछा था, ये मैं ऊपर ज़रूर बोलूँगा। लेकिन अमित शाह ने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि कांग्रेस को ये ऐसा लगता ही नहीं है कि वो इतने मतलब 400 पार की जो बात कर रहे थे, वो 400 पार वो कांग्रेस कह के दिखाए। कांग्रेस को लगता ही नहीं है कि वो 400 के नजदीक है। हमें नहीं, लगता है हम कहते हैं। आपको मालूम है इन्होंने तो 400 पार बोला, नीतीश जी ने बोला 800 पार। अब इतनी हिम्मत हम में तो आ नहीं सकती। पवन सर, आप बठिंडा में आए हैं तो आपने देखा होगा कैसा माहौल है। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।